देखिए, हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ना शुरू किया था और हमने यहां बातचीत की थी कि जो वर्ड यहां दिया हुआ है प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हमने जनरल पैरेलेंस में समझा था कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो चीज जो आपके पास है और वो आपके पास है, तो या तो आप उसका इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपकी चीज है, या आपके परमिशन से ही कोई उसका क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, कोई उसका जो है वो यूज कर सकता है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम अपना प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर आपने अपने इंटेलेक्ट से, अपने समझदारी से, अपने ज्ञान से या अपने किसी भी स्पेशल स्किल से कुछ तैयार किया, तो उस पे भी आपको जो है वो राइट्स और वो बेनिफिट्स क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। और उसको या तो आप इस्तेमाल करेंगे या आपके परमिशन से कोई क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। लेकिन आपके इंटेलेक्ट, आपके ज्ञान और आपके बुद्धि का अलग अलग डायमेंशन में जो है वो ग्रोथ होता है। आपने अगर कोई इन्वेंशन किया तो भी हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। आपने कोई बुक लिखा, आपने कोई बहुत अच्छा धुन बनाया, आपने बहुत अच्छा जो है कोई लिरिक्स लिखा, आपने बहुत अच्छा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, आपने बहुत अच्छा एक लोगो वगैरह डिजाइन किया, आपने बहुत सुंदर कोई डिजाइन बनाया किसी चीज को लेकर के, कार का बनाया, लैपटॉप का बनाया, मोबाइल के लिए बनाया, किसी चीज के लिए। इन सारे चीजों को अलग अलग तरीके से क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। अगर हमारे पास कोई एक एक्ट होता जो हमारे इन सारे के सारे इंटेलेक्चुअल तरीके से तैयार किए गए चीजों को प्रोटेक्ट कर सकता था, तो एक ही एक्ट होता, वो सबको प्रोटेक्ट कर लेता। लेकिन इसका डायमेंशन इतना अलग अलग है कि हमें क्या करना पड़ा, इनके लिए अलग अलग तरह के जो है वो एक्ट को लाने पड़े। तो इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लाएं, पेटेंट। उसी तरह हमारे जो है वो जो भी हमारे लिरिक्स हो गए या लिटरेचर वर्क हो गए, आर्टिस्टिक वर्क हो गए, ड्रामा हो गया, साउंड हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गया, इसके लिए क्या लाया, कॉपीराइट। कोई भी चीज जो आपकी क्रिएटिविटी है लोगों के फॉर्म में, स्लोगन के फॉर्म में, उसको हमने किससे प्रोटेक्ट किया, ट्रेडमार्क से। अगर आपने कोई बहुत अच्छा सा डिजाइन बनाया, एसी का बनाया, कार का बनाया, बैग का बनाया, चेयर का बनाया, उसको किससे किया, उसको किया हमने डिजाइन से। और कोई भी ऐसा चीज जो उस जगह के अकॉर्डिंग है, उसको हमने किस चीज से किया, उसको हमने किया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से। अब इसी में से हमने पढ़ना किसको शुरू किया था, पेटेंट को। और पेटेंट के बारे में सबसे पहली बात हमने जो की थी वो ये थी कि पेटेंट उन्हीं चीजों पे मिलेगा जो किस दायरे में आएंगे, अगर किसी चीज का नाम इन्वेंशन हुआ कि ये इन्वेंशन है, तो उस पर क्या मिलेगा, तभी उस पर पेटेंट मिलेगा। इन्वेंशन कहने के लिए उस चीज में क्या होना चाहिए, हाँ जी, या तो वो न्यू प्रोडक्ट या क्या होना चाहिए, प्रोसेस। और कहा कि कोई भी चीज न्यू प्रोडक्ट तब कहलाएगा जब उसमें ये दोनों ही चीजें मौजूद हो। कौन कौन सा, इन्वेंटिव स्टेप्स और कहा कि इन्वेंटिव स्टेप्स किसको कहेंगे, तो कहा कि किसी भी चीज का इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब उसमें क्या है, कोई भी ऐसा गुण है, कोई भी ऐसा फीचर है, कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसमें मौजूद एक्सपर्ट को भी जो है वो पता ना हो, एक्सपर्ट को भी पता ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेंटिव। किसी भी डायमेंशन में वो हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हो सकता है, दवाई के फील्ड में हो सकता है, या और किसी भी फील्ड में हो सकता है। कहा दूसरा क्या है, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि उस चीज का ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए क्या हो, यूज हो। और दूसरा उस चीज को क्या किया जा सके, बनाया जा सके। आप कुछ ऐसा बना दो जिसका फॉर्मूला भी आपको ठीक है, इसमें जो है वो ऐसा चीज है जो किसी को नहीं पता है, लेकिन कैसे बनाया ये नहीं पता, आबड़ा कटाबड़ा कुछ कर रहे थे, कुछ हो गया। कहा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिर से बनाना पड़ेगा और इसको उस लेवल पे बनाना पड़ेगा कि लोगों तक क्या किया जा सके, पहुंचाया जा सके। और इसका लोगों के लिए क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो उसमें ये सब दायरा नहीं आएगा, यानी कि इन्वेंटिव स्टेप्स है, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, तो वो क्या हो गया, न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, इन्वेंशन, और इन्वेंशन पे पेटेंट मिलेगा। लेकिन यहां पे एक जो खास बात कही गई वो क्या है, जो खास बात कही गई वो ये है कि इसमें ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। और ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होने का क्या मतलब है कि भले उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स हो या भले वो क्या हो, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, लेकिन इन चीजों में वो दोनों चीज होने के बावजूद भी हम इसको जो है वो पेटेंट के दायरे में, इसके पीछे दो वजह, पहला या तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए यूजफुल, दूसरा या तो हम उसको किसी और एक्ट के जरिए क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। लेकिन यहां लिस्ट में इसीलिए दिया क्योंकि ये लिस्ट जो है हमारा सिर्फ उसी चीज का लिस्ट है कि व्हाट कैन नॉट बी
पेटेंट है, तो उसका लिस्ट है, इसीलिए उस लिस्ट में दिया हुआ है। फिर हमने यहां पे कहा था कि जब हम पेटेंट के लिए जाएंगे तो कहा पेटेंट के लिए जो है वो दो तरह से आप जा सकते हैं, एक चीजें पूरी तरह से तैयार है और एक पूरी तरह से तैयार नहीं है। जब चीजें पूरी तरह से तैयार है तो आप एप्लीकेशन के साथ फी देंगे और साथ में एक और जो डॉक्यूमेंट देंगे उसका नाम क्या दिया, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, जिसमें सारा ब्यौरा, सारा डिटेल्स, सारे यूसेज बतलाएंगे, साथ ही साथ आप बताएंगे इसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे होगा, किन किन लोगों, मतलब हर एक बात बताएंगे। लेकिन अगर आपने चीजों को पूरा नहीं बनाया लेकिन आपको डर है कि ऐसा ना हो कि मैं बना लूं और कोई मुझसे क्या करे, छीन ले, तो वैसे केस में आप एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एप्लीकेशन फी और साथ में जो डॉक्यूमेंट देंगे उसका नाम क्या होगा, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। याद रखिए, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के जरिए जब आप देंगे, जिस दिन एप्लीकेशन फी आप जो है फी देते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वही डेट कहलाएगा प्रायोरिटी डेट। लेकिन पेटेंट आपको जब से मिलेगा उसके बाद ही ना इसका मॉनेटरी बेनिफिट लीजिएगा, लेकिन आपको जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा उसका डेट माना जाएगा प्रायोरिटी डेट से, और ये वो डेट है जिस दिन आप एप्लीकेशन क्या करते हैं, फाइल करते हैं। तो अगर आपने प्रोविजनल किया है तो प्रोविजनल वाला डेट हो गया प्रायोरिटी डेट, अगर आपने कंप्लीट किया है तो कंप्लीट वाला क्या हो गया, प्रायोरिटी डेट हो गया। प्रोविजनल वाले के ऊपर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, पेटेंट तो हमेशा तभी मिलेगा जब आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, जमा होगा। तो याद रखिए उस समय सारा डिटेल तो हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन इस समय बस हम इतना एश्योर कर सकते हैं कि कहीं कोई मुझे मार मुड़ करके अगले दिन पहुंच गया तो इतना इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का जो है वो दिमाग जाए कि इस बंदे के नाम से प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन था, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कोई और ले रहा हो ना हो, कहीं ना कहीं इस चीज का कोई तार मिला हुआ हो सकता है, ताकि लोग डिस्करेज हो कि अगर कोई जो है वो इन्वेंशन के लिए लगा हुआ है तो ये नहीं कि हम इन्वेंशन करने की बजाय जो इन्वेंशन कर रहा है उसके पीछे पड़े रहे, वो किया, मारा और क्या कर लिया, चीजों को अपने नाम कर लिया। अब इसके बाद हमने कहा कि अगर हम लेने के लिए जाते हैं पेटेंट, तो पेटेंट हमें अगर एक बार मिल गया तो जब तक सूरज चांद रहेगा पेटेंट का नाम रहेगा। कितने साल के लिए, 20 ईयर्स, मेरे बर्थडे से आपके बर्थडे से, प्रायोरिटी डेट से, किस डेट से, और उसी को माना जाता है कि पेटेंट की वैलिडिटी अगर पूछे तो आप 20 ईयर सीधे लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे प्रायोरिटी डेट से। लेकिन केस लॉ जब सॉल्व करना रहेगा तो ध्यान रखेंगे कि किस डेट से मिलता है ये, क्योंकि उस समय आपको लिख करके दे देगा कि एक पर्सन जो है वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ आया था, उस दिन फाइल किया था, उसे 2 साल बाद मिला था, तो बताइए वो कब तक जो है वो इस पे मॉनेटरी बेनिफिट ले सकता है। उसमें बजाते ईयर और डेट लिख देगा और आपसे पूछेगा किस डेट तक ले सकता है, तो उस केस में हमें ये सारी बात क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा। पहले प्रोविजन लिख देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे डेट के साथ कि प्रायोरिटी डेट ये था तो यहां से 20 साल लेंगे। मॉनेटरी बेनिफिट्स वो ले पाएगा कब, जब वो क्या कर दिया, जब उसको पेटेंट मिल गया और चीज उसका क्या हो गया, तैयार। क्योंकि पेटेंट मिलने में भी 6 महीने लग गए, 7 महीने लग गए, साल भर लग गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका वो टाइम गया, उस बीच का मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसलिए अथॉरिटी को भी बोला हुआ है कि आप कोशिश करें जल्दी करने की, लेकिन पेटेंट में बहुत छानबीन करना पड़ता है, बहुत जांच करनी पड़ती है, क्योंकि सही में ये चीज यूजफुल है या नहीं, जैसे बोला जा रहा है वैसे है कि नहीं। उसमें जो है आपका एक टेस्ट बोलते हैं, मुझे ये वर्ड याद आ जाएगा, लैब टेस्ट जैसा ही है लेकिन उसका कुछ स्पेसिफिक नाम है, बताऊंगा अभी, तो वो आ जाएगा। पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है, और जब तक वो आएगा नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा। उस दिन वही हाल था, एक कुछ आपको बोला था, मुझे रात में बहुत देर बाद याद आया, कुछ एक था ना चीज जो मैं भूल गया था, फिर अगले दिन आके बताया था। लगातार मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मैं चल रहा था, ध्यान रखना पड़ता था रोड क्रॉस करते वक्त, क्योंकि मुझे वही नाम चाहिए था कि वो नाम क्या है, तो बता दूंगा। इसका मतलब ये है कि उसको इंडस्ट्री में रिसर्च किया जाता है और रिसर्च करने के बाद वो दवा और वैक्सीन का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो कहा कि वो सारे के सारे चीज आपको क्या करने पड़ेंगे, वहां मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आपने जो है वो इन सारे चीजों को फुलफिल किया, यानी कि पेटेंट के सारे फीचर अवेलेबल हैं और वो एक्सेप्शंस के कैटेगरी में नहीं है, तो आप जो है वो आएंगे। कौन कौन लोग आ सकते हैं पेटेंट लेने के लिए, इन्वेंटर, एसाइनी और लीगल हायर। नहीं है इन्वेंटर तो कौन आएंगे, लीगल हायर। नहीं है इन्वेंटर तो कौन आएंगे। अब अगर है अवेलेबल, उस समय लीगल हायर भी जाते हैं तो क्या बन करके जाएंगे, एसाइनी ही कहलाएंगे, क्योंकि वो इस समय जिंदा है। आपने जब दिया कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को, तो कंट्रोलर ऑफ पेटेंट चीजों को चेक करेगा और चेक करने के बाद ऑफिशियल गजट में, ऑफिशियल जर्नल में इसको पब्लिश कर देगा और लोगों से इन्विटेशन लेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ कहना है तो बताइए। कितना समय दिया,
मैक्सिमम 3 मंथ से लोगों को ऑब्जेक्ट करने का। अब उन्होंने ऑब्जेक्शन पे जो भी चीज हो ऑब्जेक्ट किया, जिन भी ग्राउंड्स पे किया हो वो ग्राउंड दिया हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो, ऑब्जेक्शन आया लेकिन वैलिड नहीं रहा तो आपको क्या मिल जाएगा? पेटेंट मिल जाएगा। ऑब्जेक्शन आया और ऑब्जेक्शन बिल्कुल जायज था तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर पेटेंट मिल गया है तो फिर उस चीज को वो पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद इसी एक्ट के तहत आपके पास फिर से समय है, और कितने दिनों का समय है? 1 साल का आपके पास फिर से टाइम है कि आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। उसके बाद पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होगा, फिर आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब आपने जो है वो ऑब्जेक्शन वगैरह जो जहां इस 1 साल में करना है वो कर सकते हैं। अगर आपको पेटेंट मिल गया है तो कहा गया कि पेटेंट मिलने से पहले या पेटेंट मिलने के बाद ऑब्जेक्शन के ग्राउंड अनलिमिटेड नहीं है, गिने चुने ग्राउंड है, जिसमें कहा गया कि ये पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया गया, ऑलरेडी पब्लिक में नोन है या मेरा चुराया हुआ है, ऐसा कोई भी ग्राउंड है तो उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कि इस इन्वेंटर का थोबड़ा मुझे पसंद नहीं है, इसका व्यवहार पसंद नहीं है, ये सब कोई ग्राउंड नहीं है। आप इन्हीं ग्राउंड पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। आपने अगर पेटेंट लिया है तो पहली बार उसका जो रिन्यूअल होगा दूसरे साल में, उसके बाद कब होगा? हर साल पे होगा, और इस तरह से वो वैलिड होगा कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। लेकिन अगर जो है पेमेंट नहीं करने के कारण, रिन्यूअल नहीं कराने के कारण वो क्या हो गया? लैप्स हो गया, तो आपके पास पेटेंट एक्ट में कितने महीने तक का समय है? 18। बार बार मैं इसीलिए ये वर्ड बोल रहा हूं ताकि ये ना हो कि कहीं आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दे 18 महीने बाद कुछ नहीं हो सकता। 18 महीने बाद इस एक्ट में कुछ भी नहीं हो सकता है, और इतना बड़ा मामला बन जाएगा कि पता चला तब तक पेटेंट के बहुत साल आपके मॉनेटरी बेनिफिट के क्या हो गए? चले गए। तो यहां पे 18 महीने, उस बीच के जो भी आपके फाइन पेनल्टी बनते वो दीजिए, उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर यहां एक इफ बट है, और वो क्या इफ बट है? फिर ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका मिल गया। किस एक्ट के तहत? बाकी एक्ट में तो ऑब्जेक्शन का ग्राउंड बना ही हुआ है, लेकिन वो जो 1 साल बाद बंद हो गया था, फिर इनको मौका मिल गया। कितने महीने का? 2 महीने का टाइम है, उसमें फिर से ये चाहे तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपका पेटेंट चल रहा है, लेकिन आपके लाल भुजक्कर वाले दिमाग में, चाचा चौधरी वाले दिमाग में ख्याल आया कि अब तो 1 साल बचे हैं, या 6 महीने बचे हैं, या 2 साल बचे हैं, मेरा मॉनेटरी बेनिफिट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और उस बीच में आप अगर कोई और उसमें एडिशन करते, तो याद रखिए वो एडिशन सबसे पहला चीज मार्जिनल होना चाहिए, वो एडिशन के लायक होना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने सिर्फ और सिर्फ कह दिया कि हमने जो है वो छोटा सा जो है वो इसमें फ्लेवर मिला दिया। मिला दीजिए फ्लेवर, ले लीजिए पेटेंट ऑफ क्या लीजिएगा? एडिशन। लेकिन वो जो भी इसमें लीजिएगा वो कब तक वैलिड रहेगा? ओरिजिनल पेटेंट तक ही वो वैलिड रहेगा। ओरिजिनल पेटेंट पे अगर उससे पहले किसी तरह का हो सकता है कि आपने 4 फ्लेवर का जो है वो कफ सिरप बनाया होगा, पॉसिबल। बच्चों की दवाइयां देखेंगे, बच्चों का जो है वो आपका एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक थोड़ा कड़वा इन नेचर होता है। आपको ये टेस्ट अब याद नहीं होगा क्योंकि आप बहुत बड़े हो गए और अब आप टैबलेट खा लेते हैं, तो इसीलिए ज्यादा देर वो जीभ पे नहीं रहता है। नहीं तो जीभ पे रख के देखिएगा कड़वापन रहता है, नहीं कोशिश करना चाहिए रखने का। लेकिन पहले बच्चे में जो है वो वाला दवा पिलाया जाता है, पीने वाला। अब जो है वो छोटे बच्चे को पिलाना, बच्चा पीता है, और कुछ दवा बच्चा पीने का करता रहेगा कि उसको लगेगा कि थोड़ा सा क्या मिल जाए, और मिल जाए। तो बिटिया को मुझे पिलाना रहता था तो ढूंढ ढूंढ करके कि पता कर लेते कि इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, देखते थे, पता चल जाता छोटे से, और बहुत छोटे से उसको साथ में रखे भी थे। सिर्फ एक बार मैंने 3 महीने की लगातार छुट्टी ली है। जब तक मेरी बिटिया 3 महीने की नहीं हुई थी तब तक मैंने कोई क्लास नहीं लिया था। मतलब शुरू के जो है वो 3 महीने सारे ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन तक सारी क्लासेस, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस समय जो है वो और भी बहुत ज्यादा, मतलब एक बैच में 1200 के आसपास के बच्चे, क्योंकि उस समय बहुत गिने चुने लोगों का ऑनलाइन क्लास होता था, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ एक कंपनी को देना पड़ता था साल भर के बैंडविड्थ के लिए। शायद आप लोग ह्यूक्स नाम की कंपनी का नाम सुनेंगे। और उस समय क्लासेस ऐसे नहीं जाती थी दूसरे जगह पे। आज के डेट में क्या है कि दूसरे सेंटर पे इंटरनेट से चला जाता है। उस समय उस टेक्नोलॉजी से जाता था जिस टेक्नोलॉजी से आपके घर पे जो है वो डिश का कनेक्शन आता है, मतलब छतरी लगाना पड़ता था। तो सेंटर पे वो छतरी लगाया जाता था, बड़ा सा छतरी, पहले याद है छतरी जैसा लगता था, और वहां से केबल के जरिए कनेक्शन दिया जाता था।
नहीं, लेकिन अब वो छतरी हर जगह लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी केबल से चला जाता है। लेकिन और पहले की मैं बात कर रहा हूं, तकरीबन जो है वो 8, 9, 10 साल पहले, उस समय अगर आपके शहर में एक कोई बंदा है, अभी क्या है, उसको भी बहुत बड़ा छतरी लगाने की जरूरत नहीं, वो सब्सक्राइब कर लेगा एयरटेल से और वो देना शुरू कर देगा और लोकल अपना कमा लेगा। लेकिन पहले जब तक बड़ा वाला वो छतरी नहीं रखेगा और 2-2, 3-3 छतरी रखेगा, तब ज्यादा उसके पास वो जो है वो कनेक्शन आते थे, ज्यादा चैनल्स आते थे। तो यहां मैं कहता कि वो देखते रहते थे कि कौन सा जो है दिया तो ऐसे कर रही और कौन सा देने पे, तो समझ जाता था ये वाला टेस्ट पसंद है। छोटे में बच्चे का बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहेगा, कभी पेट खराब होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहां तक आ गया कि आपने अलग अलग फ्लेवर का बना लिया, कहा कि उन फ्लेवर पे आप क्या लीजिए, बिंदास जो है वो पेटेंट ऑफ क्या ले लीजिए, एडिशन। लेकिन अगर कहीं पता चला कि आपकी ये दवाई जो है वो सही नहीं है, इसमें कुछ ऐसा चीज मिला, पता है आपको इंडिया में बहुत सारी ऐसी दवाई है जो दवाई बैंड है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन हमारे देश में बहुत बाद में वो क्या होता है बैंड, डिस्प्रिन, बहुत दिन तक खाते रहते हो। और मैं खुद बताऊं तो सबसे ज्यादा सेरिडॉन उसके बाद में खाना शुरू किया, और समहाउ मुझे लगता है ये दवा भी बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि इसमें ना कैफीन मिला हुआ है, और मैंने देखा है कि कोई और दवा मुझ पे काम नहीं करता है, ये दवा काम करता है। इसी से मुझे लग रहा है कि कुछ तो इसमें ज्यादा ही स्ट्रांग या कुछ और है, जो कि शायद हेल्थ को ज्यादा डिटोरिएट करता हो, किडनी वगैरह के फंक्शन को इफेक्ट करता हो। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां, इस बीच में कफ सिरप भी था, उसको लेकर के 2-3 कंट्री में इंडिया से दवाई गई हुई थी। तब से जो है इंडिया में जो प्रोटोकॉल जारी हो गया कि एक्सपोर्ट के लिए रूल बढ़ा दिए गए, वरना पहले क्या होता था, कोई भी दवा बाहर क्या कर देता था, भेज देता था। छोटे कंट्री में हुआ है, यूरोपियन कंट्री में हुआ है, साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्री में, युगांडा या ऐसे करके, वहां पे बहुत बच्चों की जान गई, क्योंकि कफ सिरप दिया गया था। वो कफ सिरप जो है वो थोड़ा पॉइजनस इन नेचर था, उसमें जितना सब्सटेंस मिलाया गया था, खांसी को तो ठीक करता था, लेकिन खांसी में भी आप जो है वो एक दवा है, मैं फिर नाम भूल रहा हूं, कोरेक्स नहीं, कोरेक्स का तो ऐड आता है, जिसमें ना कोडेन मिला हुआ रहता है, भूल रहा हूं। वो दवा आपको वैसे कफ सिरप नहीं देंगे जब तक डॉक्टर का लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो डॉक्टर लिख करके देंगे तभी, क्योंकि उसका लोग यूज नशा के रूप में कर लेते, और हॉस्टल वगैरह के आसपास वो दवा बड़ी बिकती है। क्योंकि अगर जो है वैसे तो जो है पीजी में पकड़ लेंगे, तो वो क्या करते, थोड़ा सा इतना चढ़ा लिया पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें कोडेन मिला हुआ है। आप कहिए तो ऐसा दवा क्यों बनता है? वो दवा जो है ना, जो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव खांसी होता है, जो खांसी रुकेगा ही नहीं, लगातार खांसी हो रहा है, तो उस खांसी को दवा से कैसे रोका जाता है पता है आपको? जब वो दवा दिया जाता है तो वो सेंसेशन, खांसना भी अपने आप में माइंड को सेंस जाता है, तब आप खांसते हैं। नहीं माइंड को सेंस जाएगा तो ना आप हाथ उठाएंगे, ना खांसेंगे, ना छींकेंगे, कुछ नहीं होगा। तो वो माइंड को इंस्ट्रक्शन देना बंद कर देता है, हार्मफुल है। लेकिन कह रहे हैं कि जब कोई उपाय नहीं, तब वो दवा क्या किया जाता है, तो वो डॉक्टर देख करके तब क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। हो सकता है कोई ऐसा ही हार्मफुल चीज, अगर उस पे जो बैन लगा तो जितने भी उस पे आपने फ्लेवर का लिया है वो सारे फ्लेवर क्या हो जाएंगे, सारे के सारे चीज बंद। तो अगर आपके ओरिजिनल पे लग गया बैन, तो पेटेंट ऑफ एडिशन भी क्या हो गया, बैन। अदरवाइज पेटेंट ऑफ एडिशन कब तक, आसान शब्दों में जब तक ओरिजिनल तब तक। ओरिजिनल को इलीगल तरीके से किया तो भी बैन हुआ, तो दोनों बैन, और नहीं तो टाइम ही खत्म हो गया, 20 साल हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, बैन। कहा गया पेटेंट जो है वो ललचाने की चीज नहीं है। तो ऐसे में अगर आपने जो है वो पेटेंट लिया हुआ है, तो आप या तो खुद बनाइए या अपनी मर्जी से किसी के साथ निगोशिएट करके उसको राइट दीजिए कि कितने लोग बनाएंगे। जब आप अपना पेटेंट का सारा राइट किसी एक को दे देते, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। असाइनमेंट और लाइसेंस में बस इतना ही अंतर है। असाइनमेंट का मतलब हुआ कि दैट पर्सन इज पुटिंग इनटू योर शूज, यानी ठीक वो आपकी जगह, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, जो साइन आप करते हैं वही साइन उसका भी माना जाएगा। ये हुआ पावर ऑफ अटॉर्नी, और उसी को कहते हैं असाइनमेंट। आपके जैसे पेटेंट है, आप उसके बाद कितने लोगों को लाइसेंस देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन लाइसेंस का मतलब हुआ कि आपने जिनको राइट दिया है वो उतना ही करेगा जितने का आपने उनको क्या दिया, अधिकार दिया। लेकिन असाइनमेंट का मतलब है कि वो इन्वेंटर की तरह ट्रीट होगा, कि उसने पेटेंट लिया हुआ है, अब वो तय करेगा कि किसको कितने का क्या देना है, लाइसेंस जो है वो देना है। एक दो बात और है, अगर आपने किसी भी पेटेंट में, किसी भी तरह के इन्वेंशन में लाइसेंस देते वक्त एरिया डिफाइन नहीं किया, तो वैसे केस में माना जाता है कि हमने आपको ऑल अक्रॉस द इंडिया यूज करने का क्या दिया हुआ, परमिशन। इंडिया से बाहर के लिए साफ तौर पे लिखना पड़ता है। या अगर आप कहते हैं कि आप इस चीज को बनाओ, लेकिन इस चीज को बना करके सिर्फ दिल्ली में बेचना, तो उसमें लिखना पड़ेगा कि आपको जो हमने लाइसेंस दिया है वो इतने पीस के लिए दिया है, इतने दिन के लिए दिया है,
और इसी एरिया में बेचने के लिए दिया। मतलब ये सब आपका जो है वो किस बेसिस पे, निगोशिएशन के बेसिस पे है। हो सकता है किसी को आपने एक्सक्लूसिविटी दे दी हो कि चलिए आपको लाइसेंस दे, असाइनमेंट नहीं कर रहे, असाइनमेंट का मतलब आप भी किसी को लाइसेंस दे सकते हैं, लाइसेंस दे रहे हैं लेकिन सिर्फ आपको दे रहे हैं और पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के लिए दे रहे, इतना हम आपसे रॉयल्टी लेंगे। ये सब आया आपका किसके भीतर, वॉलंटरी। लेकिन आप जो है ना खुद बना रहे ना किसी को क्या दे रहे, वॉलंटरी लाइसेंसिंग। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये कहलाता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। और कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होगा कि अब गवर्नमेंट तय करेगी कि क्या रॉयल्टी, क्या एरिया, कितना बनाना है और कितने दिनों के लिए बनाना है। अगर जो है वो कहीं भी लगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे, नीड का चीज था आप नहीं बना पा रहे, या पब्लिक एट लार्ज के लिए जो रिक्वायर्ड था और आप नहीं दे पा रहे, या कहीं देश के सुरक्षा को लेकर के कोई इश्यू आ रहा है, तो ऐसे केस में हाईकोर्ट के पास पावर है कि आपके पेटेंट को वो क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। अगर आपके पास पेटेंट है और आप चाहते हैं कि नहीं अब मुझे पेटेंट का यूज नहीं करना है, तो आप उसको सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर के बारे में हमने पहले भी बात की थी। सरेंडर इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पे कोई पेटेंट ना रहे, क्योंकि अगर हम रॉयल्टी नहीं लेंगे तो भी लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा। उस टर्म्स कंडीशन में मैं लिखूंगा कि रॉयल्टी हम आपसे नहीं चार्ज करेंगे, लेकिन बिना मेरे साथ एग्रीमेंट किए अगर वो बनाएगा तो वो इंफ्रिंजमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने पेटेंट सरेंडर कर दिया तो इसका मतलब कोई भी कॉम्पिटेंट बंदा अगर उसको करेगा तो वो जो है वो इंफ्रिंजमेंट के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन सरेंडर करते वक्त आप जो है वो क्या करेंगे, नोटिस देंगे, और उस समय भी लोगों का क्या लिया जाएगा, उस समय भी लोगों का ऑब्जेक्शन मंगाया जाएगा कि कहीं आपको इससे कोई नुकसान तो नहीं लग रहा है। अब डिपेंड करता है कि अगर वो ऐसा कोई चीज था जिससे जो है वो क्वालिटी जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न रहता था, ऐसा दवाई था जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स था, अगर उन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाए, सब बनाने लगे तो उस क्वालिटी मेजर नहीं हो पाएगा। तो आप वैसा कीजिए, वो देखेंगे इसमें क्या करना है। तो वैसे केस में गवर्नमेंट जो है वो कंपलसरी लाइसेंसिंग किसी को दे सकती है, वो भी जो बहुत अच्छी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी रहेगी। मतलब सरेंडर करने के लिए भी आपको प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो चलिए यहां तक का सफर हमने क्या कर लिया था, तय कर लिया था। अब यहां से आगे बढ़ते, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा इसलिए रिवाइज कराया क्योंकि पेटेंट हमारा आज खत्म होगा तो उसको हम पूरे तरह से क्या कर सके, समअप कर सके, और हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए। मैं बस आपको ये फील कराना चाहता हूं कि चीजों को कहानी में सीक्वेंस में करिएगा तो लाखों एक्ट पे आप कमांड कर सकते हैं, लेकिन रट रट करके चलिएगा तो यकीन मानिए एक से दूसरे एक्ट में जाते जाते वो हिलने डुलने लगेगा। तो इसीलिए इसी तरह से रिवीजन करते वक्त ऐसे रिवीजन किया जाता है, कॉपी रख दिया, सब कुछ रख दिया और तब रिवीजन करने के लिए बैठना चाहिए। क्या बोले थे सर पहले आईपीआर के बारे में सुनाए थे, क्या आईपीआर के बारे में बोले थे, ये बात बोले थे कि आईपीआर क्यों करते, प्रॉपर्टी से इसको कोरिलेट किए थे। ऐसे रिवीजन करके देखिए ना, मैं भी तो आप ही की तरह इंसान हूं, आप ही के एज में मैंने भी ना सीएस किया होगा, चार्टर्ड किया होगा, एमबीए किया होगा, या एक चीज बताइए, या मैं बचपन से ही अशोक कुमार और संजीव कुमार था कि बूढ़ा ही आया था दुनिया में। कभी तो आपकी उम्र में था, आपकी उम्र में था उस समय तो मैं उड़ा रहा था कुछ चीजों को 20-21 साल की उम्र में, फिर जो है वो आगे बढ़ा था। मैं बस इतना कह रहा हूं कि चीजों को करने का बस तरीका बदलता है। ऑलमोस्ट माइंड लगभग सबका एक जैसा होता है, ऑलमोस्ट। जो जितना इसका इस्तेमाल करेगा ना उतना ज्यादा वो क्या होता जाएगा, जिस तरफ से करेगा। आप देखते कुछ क्रिमिनल को एक क्राइम के बाद और शातिर तरीके से करेगा, इसका मतलब उसने इसका इस्तेमाल ज्यादा किया उसी चीज में। आप भी एक एग्जाम के बाद, एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे में इसका इस्तेमाल किए देखिए, खुद ब खुद बढ़ेगा। अब हमने इतनी सारी जो बातें की हैं, कहा कि अगर हम पेटेंट खुद लिए हुए हैं तो ठीक है, या तो हमने लाइसेंस लिया हुआ, चाहे हमें वॉलंटरीली मिला था या क्या मिला था, चाहे कंपलसरी मिला था। लेकिन ना तो जो है मैं इन्वेंटर हूं, ना मुझे जो है वो वॉलंटरी लाइसेंस मिला था, ना मुझे क्या मिला था। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कोई भी ऐसा चीज बना रहा हूं जो पेटेंट से प्रोटेक्टेड है तो ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा इंफ्रिंजमेंट। तो कहा गया कि वायलेटिंग द स्टैट्यूटरी राइट ऑफ पेटेंटी, किसके जो है वो राइट को आप वायलेट कर रहे हैं, कैसा राइट, क्यों बोला गया स्टैट्यूटरी राइट, क्यों बोला गया स्टैट्यूटरी राइट, नहीं आया मुझे वो जवाब। हां, क्योंकि इसके लिए स्टैट्यूट कौन सा है, इसके लिए कोई स्टैट्यूट है, लॉ है जिसका नाम क्या, पेटेंट एक्ट। तो पेटेंट एक्ट ने इसको वो राइट दिया है और आपने उस राइट को ब्रीच किया, इसीलिए कौन सा बोल रहे इसका राइट, स्टैट्यूटरी राइट। हो सकता है कोई कोई राइट आपको किसी एक्ट से नहीं मिले रहते हैं, वो नॉर्मल पब्लिक पॉलिसी से मिला रहता है, तो वो राइट स्टैट्यूटरी राइट नहीं हुआ।
हिज एजेंट एंड हिज लाइसेंस, ठीक है, या तो उसके एजेंट हो या उसको क्या मिला हो, लाइसेंस। इफ पर्सन अदर देन, कौन, पेटेंटी, हिज एजेंट, या जिसको क्या मिला है, चाहे वॉलंटरी चाहे क्या मिला हो, कंपलसरी, तो ऐसे केस में अगर कोई बंदा करे तो वो क्या कहलाएगा, इन्फ्रिंजमेंट। रिलीफ कैन बी क्लेम्ड फॉर इन्फ्रिंजमेंट। कौन कौन सा रिलीफ, डैमेज फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, डैमेज का मतलब यहां कंपनसेशन है। डैमेज फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब है वो दवा, जो दवा मुझे बनानी थी या मैंने जिनको लाइसेंस दिया वो बनाते तो मुझे क्या मिलता, रॉयल्टी मिलता। वो दवा जो है वो आपने बनाई, आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ था। अगर वो दवा आप नहीं बनाते तो मेरा ही वाला दवा न जाता, क्योंकि वो कोरोना का वैक्सीन तो मैंने बनाया हुआ है। अगर ऐसा है तो उसके बिकने से जितना जो है वो पैसा का प्रॉफिट आपको हुआ है वो प्रॉफिट मेरा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। डैमेज नहीं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये हुआ। डैमेज का मतलब तो हुआ कि कंपनसेशन, एक तो वो पैसा लूंगा ही लूंगा। आपने जो है वो 1 लाख ऐसे ऐसे वाइल बेच लिए, वाइल जो होता है जो सिरिंज जैसा होता है, पीसेस कहिए, 1 लाख पीसेस बेच लिए। हर एक पीस पे आपको 50 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि उसमें बनाने का खर्चा भी आया था। बेचा आपने बड़े 250 में, लेकिन 200 तो आपको भी बनाने में लगे थे, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का है आपका, 50 का है। अगर ये 50 का आपका प्रॉफिट हुआ है तो ऐसे केस में मैं आपसे जो ये जो 50 लाख ले रहा हूं ये मेरा क्या है, लेकिन ये नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, साथ में क्या लूंगा, कंपनसेशन। बिना मुझसे पूछे जो आपने ये बनाया उसका मुझे क्या दो, हर्जाना भी दो, कंपनसेशन भी दो। और इंजंक्शन ऑन इंफ्रिंजमेंट, इंजंक्शन का मतलब स्टे, तुरंत स्टे ऑर्डर की दोबारा इससे ज्यादा पीस नहीं बनाएंगे। जो पीस बना हुआ है उस पीस को डैमेज भी नहीं करते हैं, बोलते उस पीस को बेच करके इनको क्या कर दिया जाए, प्रॉफिट इनको दे दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें रिसोर्सेज लगा है। लेकिन ये तब जब उसका जो है वो क्वालिटी खराब नहीं हो, पता चला कि आपने जो बनाया वो उतने पैरामीटर पे फिट नहीं था, एकदम डिट्टो आपने बनाया, बिल्कुल सही बनाया, कोई गलत केमिकल नहीं मिलाया और ना ही किसी तरह से उसमें ऐसा कॉम्पोजिशन दिया जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो, गड़बड़ हो, बिल्कुल सटीक बनाया, सब कुछ सही है। कहा गया इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसको बेचेंगे। और इसको बेचेंगे और बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो कहां जाएगा, दे तो दिया, कितना अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट उनको चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा। और ये सब चीजें क्या होती है, स्कार्स होती है, तो उसे हम वेस्ट क्यों करें। इंजंक्शन का मतलब है कि आगे से वो नहीं बनाएगा, स्टे ऑर्डर, ये सब आपका रिलीफ है, क्योंकि आप जो है वो इन्वेंटर हैं, आपने पेटेंट लिया हुआ है। कोर्ट में ऑर्डर टू सीज, फॉरफिट और डिस्ट्रॉय द, ये तब जब हमें क्या दिखा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल वैसा ही नहीं है, ये बस क्या कर, जैसे आप देखिएगा दवाइयों के बीच में सब कुछ सेम लिखा रहेगा, सिप्ला उपला हर चीज, कभी कभी गलती से पकड़ाता है सैंपलिंग में कि सिप्ला नाम से की जगह कुछ और लिखेगा, तो ऐसे ही लोगों को शक हो जाएगा, मान लीजिए तो नाम बड़ा ही कंपनी का लिखेगा, सिप्ला लिखेगा, रेनवैक्सी लिखेगा, लेकिन वो सिप्ला कंपनी ने नहीं बनाया है, ना किसने बनाया, रेनवैक्सी कंपनी ने, वो तो बनाया किसी लोकल कंपनी ने, प्रिंट करवाया और उसका क्या लगा दिया। अब उस पर जिस क्वालिटी का केमिकल मिलाया गया वो केमिकल ही तो सस्ता है, तभी तो आप सस्ते में बेच रहे हैं। अदरवाइज जो है वो आपको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि इनके तो प्लांट मशीनरी और बड़े हैं, किसके, सिप्ला और रेनवैक्सी ये सब के, या और आप सस्ता इसीलिए बेच पा रहे क्योंकि आपको तो रॉयल्टी देना नहीं है। सिप्ला वाले को और रेनवैक्सी वाले को तो रॉयल्टी देना पड़ेगा, किनको देना पड़ेगा, जिन्होंने दवा को इन्वेंट किया था, जिनसे इन्होंने पेटेंट का क्या लिया हुआ है, लाइसेंस लिया हुआ है। अगर वो इंफीरियर है तो बोलेंगे उसे डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि ये दवाई है। अगर वो किसी के पास गया तो लोगों को क्या होगा, नुकसान, तो डिस्ट्रॉय, फॉरफिट करके जो है वो आपको दिया जा सकता है जिनके नाम से पेटेंट है, अगर दवाइयों में कोई गड़बड़ी नहीं है, ताकि वो आप आराम से जो है वो बेचिए, और नहीं तो सीज करेंगे। ये सब आपके पास डिफेंसेस अवेलेबल है। लेकिन एक वर्ड यहां पे है और वो वर्ड क्या है, इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट। याद रखिए ये वर्ड जो दिया गया ना, इनोसेंट, ये अपने आप में सबसे खतरनाक चीज है। लेकिन करे क्या, कुछ केस के कारण आप सारे लोगों के जो है वो चीजों को दांव पे नहीं लगा सकते। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे कहा गया कि इसी इनोसेंट वाले चीज का फायदा उठाते हैं लोग। आपने इंफ्रिंजमेंट किया और आप अपने आप को किस कैटेगरी में बुक कर रहे हैं कि आप क्या हैं, इनोसेंट है, आपने ये जानबूझ करके नहीं किया है। देखिए लॉ में बहुत बार ऐसा होता है, आप कहीं से जा रहे हैं, आप खुद रोड पे देखते हैं, पब्लिक में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, आपको गुस्सा भी आता है जब किसी को देखते हैं। आपने देखा है कि जानबूझ करके वो टकराए क्योंकि आप पीछे हैं,
और आप बिल्कुल देख रहे हैं कि एक्सीलेटर पे जो वो जा रहा है वो थोड़ा पीछे रह सकता था, वो जानबूझ करके इस तरह से जा रहा है कि वो टकराए। मुझे पता रहता है कि अब ये टकराएगा, थोड़ा मजा भी आता है साइकोलॉजी रीड करने में कि देखते हैं ये जाके टकराता है या नहीं, टकराया टकराया टकराया, वो जो नहीं आता पलट पलट पलट, पलटा तो ताली मार दिए, तो वही वाला मुझे लगता है पक्का जो है वो टकराएगा। और कभी किसी से गलती से भी कोई फोन पे बात कर रहे हैं या कहीं और जो है वो खोए हुए हैं, पॉसिबल है, और उसमें टकरा सकते हैं। मैं एक बार ऐसे ही जा रहा था, बहुत तेज ब्रेक मारा, हालांकि मेरी गलती थी, मेरे दिमाग में लगातार वही चल रहा था कि ये था क्या, अब बस यहीं पे क्रॉस कर रहा था, नहीं जहां रेड लाइट के पास पहली बार उस तरफ जाते हैं, और वहां पे जबकि लाइट हो गया था कि पेडेस्ट्रियन जा सकते थे, लेकिन बहुत बार बाइक वाले बहुत तेजी से आते हैं, वो सोचते हैं कि पेडेस्ट्रियन का ही तो हम भी तेजी से क्या करें, निकल जाए। तो मैंने देखा सब कुछ ठीक है, तो अपने धुन में फोन वगैरह नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही चल रहा था। एकाएक बहुत तेजी से जो है वो बाइक आकर के एकाएक रुका। अगर मैं देख लेता तो मैं ही थोड़ा पीछे रहता, मैं थोड़ा ना बनने जाता रजनीकांत की आ तू मुझसे टकरा, तू ऐसे उड़ेगा और पैराबोलिक मोशन लेगा, फिर एक बार मोशन लेगा, तब तू नीचे गिरेगा। वो तो मूवी में ही होता कि आया और हीरो से क्या किया, टकराया, हीरो ने भी ऐसे पैर मारा और वो जो है वो ऐसे उड़ा, एकदम पूरा का पूरा एक राउंड लिया और तब गिरा। कह रहे कि इनोसेंट इन्फ्रिजमेंट का मतलब है कि आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन ऐसा हुआ। उन्होंने इसके लिए ग्राउंड तो रखा है, लेकिन कहा है कि इस केस में डैमेज एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट बी पेड। कंपनसेशन वो नहीं देगा और जितना उसने कमा लिया उसमें से पैसा नहीं देगा, लेकिन बाकी सब कुछ एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा। कौन सा चीज, स्टे ऑर्डर तो लगेगा ही लगेगा और आगे से वो ऐसा नहीं कर सकता है। मतलब infringement without knowledge that the project exist patent exist on that। अगर कहीं आपके मन में ये चीज चल रहा हो कि सर ऐसा कैसे होगा, उसने खुद बनाया है, इतना तो उसे पता ही होगा कि मैंने इस चीज का जो है वो इन्वेंशन नहीं किया, तो किसी ने क्या किया होगा, इन्वेंशन तो किया ही होगा, तो इनोसेंट कैसे हो गया। इनोसेंट इस ग्राउंड पे हुआ कि पेटेंट की लाइफ कितनी है, 20 साल। यही इनोसेंट का क्राइटेरिया हुआ कि मुझे लगा कि शायद उस पर पेटेंट का टाइम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जैसे एलईडी पे पेटेंट का टाइम खत्म, नो, और वो थॉमस अल्वा एडिशन वाला पीला वाला पे, ट्यूबलाइट पे, इन चीजों पे खत्म है। अगर इन पे खत्म है तो ये आप बना सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि रोशनी तो एक ही जैसा है, एक ही जैसा व्हाइट रोशनी है, तो मुझे लगा कि इस पे भी क्या हो गया है, अब साबित करना पड़ेगा आपको। अब फिर इसमें आगे मत बढ़िएगा, साबित कर दिया कि आप इनोसेंट हैं तो है इनोसेंट, सही में इनोसेंट है और साबित नहीं कर पाए तो इनोसेंट नहीं है। नहीं दिखलाता कितने बार आजकल यूट्यूब वगैरह में या शॉर्ट्स में भी चलता है कि वो टकराया, उसके बाद दूसरा चल गया, अच्छा तू जान के धक्का मारा था, ले धप 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 धप, और फिर जब दूसरी बार वो खुद टकराया, कुछ आता रहता है, तो जो है वो उसे लगा कि नहीं ऐसा सही में भी क्या हो सकता है, हो सकता है। तो वैसे ही आप साबित कीजिए, अगर कर दिया तो इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट। दो चीजों से बचेंगे, किन चीजों से, अभी तक जो आपने प्रॉफिट कमा लिया था वो देने की जरूरत नहीं है और कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टे ऑर्डर लगेगा, इंजंक्शन लगेगा। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद कहा कि कंपनी सेक्रेटरी का इस पूरे के पूरे जो है वो पेटेंट एक्ट में क्या यूज है। कहा एक तो वो गाइड करेंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, दूसरा आप पेटेंट एजेंट बन सकते हैं। पेटेंट एजेंट का मतलब है कि एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करना और वो कंट्रोलर तक जो है वेरीफाइड होकर के जाए। इसके लिए कुछ लोगों को ऑथराइज किया गया है कि आप ऑथराइज करके हम तक क्या करें, भेजे, क्योंकि उन्हें भी तो चेक करना है। तो कहा गया कि इसमें जो है वो सीएस जो है कैन वर्क एज पेटेंट एजेंट, अलग से इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन इफ यू आर अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी तो वो मानते हैं कि आप इतने होनहार, मैंने नहीं बोला है, वो मानते हैं पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि एक सीएस किसी ने कर लिया तो वो इतना क्या है, होनहार है और आप एलिजिबल हैं क्या करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन लिखा हुआ ए पर्सन शैल बी क्वालिफाइड एंड हिज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ व्हाट, उस कहां का सिटीजन होना चाहिए और उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 20 इयर्स कंप्लीटेड जिस समय आप लाइसेंस लेने के लिए जा रहे हैं। हैज ऑब्टेन्ड, आगे देख लीजिए, हैज ऑब्टेन्ड डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड अदर सब्जेक्ट एज मेंशन्ड बाय सीजी, टाइम टू
टाइम, और इसमें इन्होंने आपके इस लॉ को भी क्या किया हुआ है, शामिल किया हुआ है। और उसमें उन्होंने ये नहीं बोला है कि नॉट ऑब्वियस वाले को आप चेक करेंगे, आप लीगल एस्पेक्ट को उसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे सिर्फ साइंस वाले के चेक करने से नहीं, साइंस वाला तो बस ये चेक करेगा कि इसमें इन्वेंटिव स्टेप्स है या नहीं है, लेकिन फिर उसके सारे लीगल एस्पेक्ट को भी तो क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो मल्टीपल पीपल चेक करते हैं। तो आपको उन्होंने क्या किया हुआ है, नोटिफाई किया हुआ है। सब्जेक्ट एज मेंशन बाय सीजे, टाइम टू टाइम में ये सब्जेक्ट क्या है, मेंशन है। यहां मैंने लिखा है इफ अ पर्सन हु सेटिस्फाई द एबव कंडीशन, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ नीचे वाला लिखा है कि सीएस कैन वर्क एज, क्योंकि ये जितने भी क्वालिफिकेशन है ये सारे क्वालिफिकेशन एक सीएस जो है वो परस्यू करता है। अब ये नहीं कि सर 21 साल नहीं हुआ तो मुख्य खा, ये सारे चीजों को अगर आप कंप्लाई करते हैं और साथ ही साथ आपने सीएस का क्या ले लिया है, और डिग्री का मतलब सीएस पास करना नहीं, मेंबरशिप मिलना चाहिए। और मेंबरशिप का मतलब मेंबरशिप नंबर है, जो जितने भी जो है ईडीपी, पीडीपी, ओडीपी, जितने भी तरह के चीज है, एमएसओपी है, ट्रेनिंग है, आरओसी ट्रेनिंग है, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेनिंग है, ये सब होने, एग्जाम जो पास करना वो तो अपनी जगह है ही, इसके अलावा ये सारे चीज अगर हो गए तब जो है वो आपको क्या मिलता है, डिग्री मिलता है। और याद रखिएगा फाइनल मेंबरशिप के लिए जब अप्लाई किया जाता है तो वो फाइनल मेंबरशिप में आपको कम से कम 2 कंपनी सेक्रेटरी को विटनेस में रखना होगा, और क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी का जो है वो मेंबरशिप नंबर उस पे जाता है, जो ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये पर्सन मोरली जो है वो सही पर्सन है और इसको इस काम के लिए लाइसेंस, ये वो ऑथेंटिकेट करेंगे। कल के डेट में अगर आपके ऊपर कहीं कोई इल्जाम आता है तो कहीं ना कहीं मोरल एस्पेक्ट का आता है, तो उनको भी पकड़ा जाएगा कि इसी को बोला था होनहार, ये तो 1 नंबर का लुचा लफंगा निकला। मैंने आज तक किसी का नहीं किया है। तो ऐसे में जो है, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। तो बहुत सारे हैं, मैं भी कर दूंगा, 10-20 का और ले आऊंगा, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है वो ग्राउंड होता है। तो क्लियर है ये चीज। अब अगर हम बात करें कि पेटेंट की, तो पेटेंट से रिलेटेड हमने सारे एस्पेक्ट क्या किए हैं, देख लिए हैं, सारे के सारे एस्पेक्ट। कौन कौन से, कि पेटेंट जो है वो है क्या, पेटेंट जो है वो कैसे मिलता है, पेटेंट कितने दिन के लिए क्या रहता है, वैलिड रहता है, पेटेंट के इन्फ्रिंजमेंट का जो है वो मतलब क्या होता है, साथ ही साथ जो है वो पेटेंट ऑफ एडिशन देखा, रिवोक करने वाली बात देखी, इन्फ्रिंजमेंट देखा, और कंपनी सेक्रेटरी का उसमें रोल भी देखा। हमने आईपीआर जब पढ़ना शुरू किया था तो आईपीआर में हमने कहा था कि बड़े सारे एक्ट हैं जिसके जरिए हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें से एक हमारा कौन सा था, पेटेंट, जो हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब बारी आती है एक दूसरे की जिसका नाम है कॉपीराइट। तो अब जिस पे हम लोग हमला करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉपीराइट। तो अब जरा बात करते हैं कॉपीराइट एक्ट की, और फिर उसको पहले समझिएगा तब इसमें सारे बातों को करते जाएंगे। जैसे हमने जब पेटेंट पढ़ा था तो वहां पे एक पंच लाइन लिया था कि इन्वेंशन होना चाहिए, वैसे ही सबसे पहले इसमें हमें देखना क्या रहेगा कि कॉपीराइट का मतलब क्या है और कॉपीराइट किन चीजों पे मिलेगा। कॉपीराइट जिन चीजों पे मिलेगा उसको जो डिफाइन किया गया, क्या उसका कोई एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन के बाद हमें मिलेगा कॉपीराइट। तब हमें देखना रहेगा कि कॉपीराइट कैसे मिलेगा, कॉपीराइट कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा। कॉपीराइट का आपका जो है वो डायमेंशन थोड़ा ज्यादा बड़ा इसीलिए क्योंकि इसमें ना वैरायटी बहुत सारे हैं, और अलग अलग तरीके से जब आप लाइसेंस लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी भी अलग अलग तरीके की होती है। तो वहां जैसे आपने एक बार में कह दिया 20 ईयर, कॉपीराइट में आप ऐसा नहीं कह पाएंगे। कॉपीराइट में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से लिए गए कॉपीराइट के कारण लाइफ उसका अलग अलग। फिर कॉपीराइट में भी वही होगा, असाइनमेंट होगा, और उसमें भी क्या होगा, लाइसेंस कंपलसरी, और कौन सा होगा, वॉलंटरी लाइसेंसिंग की बात होगी। वहां भी हम इन्फ्रिंजमेंट की बात करेंगे, वहां पे भी जो है हम बात करेंगे इन्फ्रिंजमेंट के केस में क्या क्या आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसमें कुछ 1-2 सोसाइटी के बारे में भी बात करेंगे जो एक साथ मिलकर के अपने कॉपीराइट के अधिकार को, कॉपीराइट के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े होते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा जो है वो कवरेज रहेगा किस एक्ट में, कॉपीराइट एक्ट में। अब जरा बात करना शुरू करते हैं एक एक चीज पे कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं कॉपीराइट की तो कॉपीराइट का जो है वो मतलब क्या हुआ।
किस चीज पे हम बात करेंगे कॉपीराइट की और क्या सेंस देता है। तो कहा गया कि कॉपीराइट के बारे में जब भी आप बात करते हैं तो कॉपीराइट सिर्फ और सिर्फ किसी चीज के सोचे जाने पे नहीं, बल्कि आपके पास अगर कहीं पे कोई आइडिया है, कोई क्रिएटिविटी है, तो वो ओरिजिनल होना चाहिए। उन चीजों को जब आप यथार्थ में ले आएंगे, रियल में ले आएंगे, एग्जिस्टेंस में ले आएंगे, तब हम उस चीज को रिप्रोड्यूस करने का या इस्तेमाल करने का राइट आपको देंगे। यह चीज तो पेटेंट में भी था, या तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए या उसको जो रिप्रोड्यूस किया जाएगा वो आपके मर्जी से किया जाएगा, आप जिसको बोलिएगा करने वो करेगा। ठीक वैसे यहां पे भी है, लेकिन यहां पे कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ आइडिया और एक्सप्रेशन या जो भी कंटेंट आपके माइंड में है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, टेंजेबल, जिसको देखा जा सके, छुआ जा सके, सुना जा सके, महसूस किया जा सके। बहुत शानदार शानदार जो है वो आइडियाज हैं, एक से एक स्टोरी है एकांश के दिमाग में, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट इनके दिमाग में है कि ऐसे स्टोरी पे जो है वो मूवी बना देंगे। अब इन्होंने सोचा, किसी को बताया नहीं, अगर नहीं बताया और कल के डेट में वो मैंने जो है वो दे दिया करण जौहर को और उस पर मूवी बन गई, तो ये चिल्लम चिल्ली करते नहीं आएंगे कि ये क्या था, ये तो मेरे दिमाग में था, ये मैंने सोचा था। और आज की डेट में सही बताऊं, वो बिजनेसेस जिस बिजनेस को आप जो है वो नॉन कन्वेंशनल बिजनेस कहते हैं, सबसे ज्यादा पैसा उसी में है। कन्वेंशनल कमाई, कन्वेंशनल तरीके से किए गए जॉब में ठीक है, पैसे हैं, लिमिटेड रूप से है। आप देखिए लिरिक्स राइटर, नाम मोहन या समथिंग नाम है ना, क्या नाम है उस पर्सन का, मुझे वो बहुत पसंद है, जो इंडियन आइडल में भी आते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, मुझे अच्छे से बोलने वाले लोग बहुत पसंद है। और वो हमेशा हाँ शास्त्र और ये सब चीज के बारे में बोलते हुए जो है वो बात करेंगे, कोई चीज का रिलेवेंस ले लेकर के बात करेंगे। जब वो आए थे ना इंडियन आइडल वगैरह में, उस समय दशहरा और ये सब का चल रहा था, तो उन चीजों को बताते हुए बहुत अच्छे जो है वो लिरिसिस्ट हैं, कहिए तो मतलब लिखने वाले, कहानी लिखने वाले, कविता लिखने वाले, सॉन्ग लिखने वाले, और देखने में बड़े अच्छे से लगते, देखने से बहुत सौम्य से लगते हैं। हाँ एम से नाम है, ठीक कह रहे हैं, मुझे एम से ही है। मैं घर फोन करूंगा तो तुरंत पता चल जाएगा, उनका जनरल नॉलेज बहुत शानदार है। कीजिए तो जरा, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक मैं भी आगे क्या तो नाम है, मुजस्सिर, यस मनोज कुमार मुजस्सिर ऐसे करके नाम है। तो वो जो है वो, अब जैसे मान लीजिए कि उनके दिमाग में कोई आइडिया आया, तो जब आइडिया आया कि ऐसा सॉन्ग लिखेंगे, या इस तरह का, प्रसून जोशी भी है उनमें से एक, मतलब वो भी लिखे हुए, लेकिन अभी मैं प्रसून जोशी की बात नहीं कर रहा था, जो मैं कर रहा था वो मनोज ही समथिंग नाम है, मनोज कुमार मुजस्सिर ऐसे करके वो अपना लास्ट में लगाते हैं नाम। तो क्या है, कीजिए देखिए, तब तक तो मैं भी कर लूंगा, मेरे पास भी टूल। हाँ मनोज तो मुत्सासिर है कि मुझे फिर कुछ ऐसा है, ठीक है, नहीं मैंने बोला अभी करने तब करें, ठीक है, तो अब रख लीजिए, समझ गए। तो ये जो है इनके दिमाग में कोई आइडिया आया, प्रसून जोशी बहुत अच्छे जो है वो चीज लिखते हैं, लेकिन जब तक दिमाग में है तब तक नहीं। मेरे ही दिमाग में जैसे कुछ चीजें हैं, मैं लिख रहा हूं, अभी उस पर मुझे कॉपीराइट नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो क्या हो जाएगा, टेंजेबल फॉर्म में आ जाएगा, तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, कॉपीराइट। तो याद रखिए, कॉपीराइट का लिमिटेशन आइडियाज को टेंजेबल फॉर्म में लाने को लेकर के है, लेकिन इनका लिमिटेशन ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ केमिस्ट्री, कोई भी जो है वो चीज हो सकता है, बट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वाला नहीं हो सकता है। हाँ आप कहेंगे सर किसी ने उपन्यास वगैरह लिख सकता है, लेकिन उसके जो कंटेंट है, अगर वो जो है वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर परमिसिबल जोन में है तो बिल्कुल मिलेगा, अदरवाइज उस कंटेंट पे जो है वो परमिशन नहीं। किसी ने जो बहुत अच्छा धुन बनाया, किसी ने बहुत अच्छा शो किया, डिवाइन वाला आया और मस्त डिन 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 बजाया,
अब देखिए, अगर उन्होंने कोई परफॉर्मेंस किया है तो वो परफॉर्मेंस पे भी जो कॉपीराइट मिलता है, ये नहीं कि वो परफॉर्मेंस करके गया, हमने देख लिया कि पहले ऐसे आए, फिर ऐसा है, फिर उधर से कूद के आए, फिर उधर से वो फिर ऐसे किया, फिर ऐसे जंप मारा, और अगले शो में जो है आप भी वैसे ही कर दिए। नहीं, वो सब किसके दायरे में आता है? और एक कमाल की बात, आपके जितने भी इंटेलेक्चुअल राइट हैं, वो कहता है कि कॉपीराइट आपने रजिस्टर्ड नहीं किया, फिर भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा जितना किसी ने कॉपीराइट को क्या किया, रजिस्टर करने पर। मतलब मैंने एक बुक लिखा, लेकिन मैंने उस बुक को जो है वो कॉपीराइट नहीं कराया, और वो बुक आपको दिया। जैसे ही वो बुक आप तक गया, कोई दूसरे जो है वो कहते चलो इसका तो कॉपीराइट अभी लिया हुआ नहीं है, जाते इसका क्या ले लेते हैं, बिल्कुल उसको मैं ऑब्जेक्ट कर सकता हूं, और अगर बिना मेरे पूछे उसको पब्लिश किया तो मैं इंफ्रिंजमेंट का केस भी फाइल कर सकता हूं। बस दिक्कत यह है कि मुझे साबित करने में परेशानी आएगी कि ये बुक जो है वो मेरा है। उस केस में मैं एक को पकड़ के ले जाऊंगा, आप भी उस समय चौड़े होंगे, उस समय जो है वो मुझे मानसिक कहेगी सर रुको, अब मौका आया है, अब मैं जा करके गवाही दूंगी कि ये बुक, इसका तो एक भी लाइन जो है वो सर ने हमें आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं है, ये बुक जो है वो सर का है ही नहीं, ये पक्का इसी आदमी का, सभी ने इससे क्या किया होगा। अब जो है वो अब क्या होगा, अब मुझे इनको कहना पड़ेगा कि 1 लाख आपको पता है सर ने इससे भी ज्यादा लिखा था, वो तो जो है वो इसमें जो है वो आ नहीं पाया इसीलिए। अच्छा, क्योंकि ज्यादा बड़ा अमाउंट का था ना मामला, तो इसीलिए मैं जो है वो क्या किया कि पता चला निगोशिएट करने में क्या होगा, टाइम 12 रुपए हैं। अब जो है, अब देखिए वो उन्हीं को बोलूंगा ना कि मेरे जो रॉयल्टी आएगा उसका 1 लाख है वो दे दीजिए, बाद में उसको क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। नहीं तो जो है इनसे 5 महीने का जो है इनका पीजी का जो है वो क्या ले लेंगे, रेंट ले लेंगे, और पीजी का रेंट लेकर के 5 महीने का जो है वो दे देंगे। तो अब देखिए, बस साबित करने में मुझे क्या होगी, दिक्कत आएगी। इसीलिए आज के डेट में चाहे वो मूवी हो, चाहे कोई धुन हो, चाहे कुछ, और अक्सर आप देखते हैं सबसे ज्यादा ये चिल्लम चिल्ली मचा रहता है आपके जो फिल्म इंडस्ट्री में कि ये धुन चुराया गया, तो सिंगर वगैरह के केस में, क्योंकि उनके धुन ही तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, अक्सर चलता रहता है, और खास करके जब मूवी बनेगा तब कि ये जो है वो उस हॉलीवुड के फिल्म का जो है वो रीमेक बना दिया और यहां पे नाम दे दिया, और ये जो इधर का मूवी रहेगा तो उधर खट्टा पानी वाले बना देंगे, खट्टा पानी मतलब साउथ वाले, तो इधर का जो है वो जो मूवी जो है वो हम लोग उस समय, हाँ जो भी रहे कुछ नहीं, मैक्सिमम आप देखिएगा इधर का जितना भी मूवी है वो सारा आप यहाँ का, हाँ हो सकता है आप पहले उधर देख रहे होंगे, इसीलिए इधर का मूवी आप देखिए, और उधर के बाद यहां अगर नाम रहा तो दुर्गा नाम रहा, उधर नाम रहेगा तो चमत्कारी दुर्गा कर देगा, और बड़ा कर देगा कि जा इधर से क्या कर दिया, उधर जो है वो बढ़ा दिया। जितने भी मूवी हैं वो सारे का सारे जो है वो अगर ऐसा करते तो उस पर क्या आएगा, आपका इंफ्रिंजमेंट क्या आएगा। लेकिन मैक्सिमम जो आप देखते हैं डब होकर के आता है वो पैसे दे करके किया जाता है, कि उन्हें राइट दिया जाता है कि वो उसको क्या कर सके। वहां पे अभी बात करेंगे कि कहां कहां तक कॉपीराइट जाता है। अगर किसी ने एक नॉवेल लिखा हुआ है, जैसे आपने देखा हुआ है चेतन भगत के जो है वो नॉवेल पे 2 स्टेट और 3 इडियट और कुछ कुछ मूवी है, काके को जो भी है, हाँ 2 स्टेट्स है, 3 इडियट्स है, एक काके कू करके भी है मूवी, हाँ कियन का, तो कियन का, तो ये सब जो है वो कह रहे हैं कि क्या है, और एक आध और मूवी आई है उनके जो है वो जो भी ये है। लेकिन अच्छा, हैरी पॉटर जब वो इसमें आया तब, लेकिन उससे बहुत पहले नॉवेल लिखा हुआ उनके, हाँ एक ही रॉडलिक, तो कह रहे कि वो पॉपुलर तब हुए जब क्या हुआ था, जब इस पे मूवी बनी थी, उससे पहले उन्हें कोई पहचान नहीं रहा था, और उसके बाद उनको रॉयल्टी मिली, बुक भी उसके बाद जो है वो ज्यादा बिके। आपका चंद्रकांता जो है वो भी जो है वो आपके जो है उपन्यास में पहले आता था, चंद्रकांता की कहानी माना है पुरानी, ऐसे करके ये हम लोग के समय में आता था, बहुत पुराना, अभी भी हो सकता दोबारा आ रहा हो, जिसमें आता था यक पिताजी को बोल दूंगा, क्रूर सिंह जो होते थे उसमें। कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज को किसी भी फॉर्म में, अगर मान लीजिए कि वो तो लिखा हुआ था उपन्यास, नॉवेल था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, मूवी के फॉर्म में कर दिया गया। कहा कि ये सारे राइट सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट ऑथर के पास है, अगर कोई और उसका इस्तेमाल करेगा तो इंफ्रिंजमेंट। तो यहां उन्होंने कहा कि आइडिया, एक्सप्रेशन, कंटेंट किस फॉर्म में होने चाहिए, अगर चेतन भगत के माइंड में होता,
ये वाला नॉवल लिखूंगा और उस पर कोई मूवी बना दिया, ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, क्योंकि पहले उस पर कॉपीराइट मिलेगा ही नहीं। तो जब वो किस फॉर्म में आ जाएगा? टेंजेबल। आपके पास बहुत अच्छा आइडिया था कि इस तरह से परफॉर्म करेंगे, तो इसका टेंजेबल फॉर्म का मतलब क्या है कि आपने वो परफॉर्मेंस कहीं कर दिया। अगर वो कर दिया तो इसका मतलब वो टेंजेबल फॉर्म में आ गया। जरूरी नहीं है कि उसका आपने क्या लिया हो, उस समय कॉपीराइट लिया हो। तो कह रहे कि देयर शैल बी सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ व्हाट? क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी किसी का लेकर के जो है वो बस छपाई किया हुआ चीज जो है वो नहीं माना जाएगा कि आइडिया को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, टेंजेंट जो है वो आपने जो है उसको टेंजेबल फॉर्म में कर दिया। बिल्कुल ही नहीं, वो आपका ओरिजिनल चीज होना चाहिए। और आइडिया जो है वो उसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? जिस फॉर्म में लोग उसको देख सके, यानी उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो ही जाकर के आपको उस पर जो राइट मिलेगा उसमें या तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे या आपकी मर्जी से ही कोई उसको क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। यही है आपका कॉपीराइट। तो कहा किन किन चीजों पे मिलेगा? ओरिजिनल वर्ड तो हर जगह रहेगा। लिटरेरी का मतलब हुआ जितने भी लिटरेचर के चीज है, पढ़ाई के जितने भी चीज है, चाहे वो इंग्लिश का नॉवेल हो, चाहे वो पोएम पोएट्री हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, या जो है वो खून भरी मांग, या जो है वो हत्यारा कौन, वो नहीं आता रहता नॉवेल वगैरह का, कुछ भी रहे, वो सारे के सारे चीज किस दायरे में आ गए? लिटरेरी वर्क में आ गए, लिटरेचर वाले वर्क में आ गए, जो आपने लिखा है, बुक वगैरह लिखा है। ड्रामेटिक में आ गए कौन सा चीज? जो आपने स्टेज पे कोई भी परफॉर्मेंस किया है, चाहे आपने गाना बजाया हो या शकुंतला जैसे किसी जो है वो नाटक को जो है वो आपने क्या किया हो, ड्रामा में किया हो, या कोई भी और ड्रामा का आपने जो है वो प्रदर्शन किया हो। म्यूजिकल में जो है वो क्या आ गया आपका? म्यूजिकल में जिसमें ढिकचिक ढैंग वाला कोई भी चीज, या उसमें जो है वो बेबी को बेस पसंद है, तो ये भी किस में आ गया? म्यूजिक में आ गया। या कोई सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल बजाया है, जैसे देखते होंगे सेक्सोफोन वगैरह का सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल आता रहता है, कभी संतूर वगैरह का जो है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल बजता रहेगा। ये कहीं भी किसी अच्छे होटल में जाइएगा ना, तो हल्के सॉन्ग पे जो है वो बजता रहेगा। आप इंतजार करेंगे कि अब जो है वो कोई बोलेगा, लेकिन उसमें कोई बोलेगा नहीं, इंस्ट्रूमेंटल का। वो सब किस में आ गए? म्यूजिकल में आ गए। आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क में कोई भी पेंटिंग है या आर्ट के बेसिस पे आपने कोई भी जो है वो प्रदर्शनी किया, तो भी किसमें आ जाएगा? आर्टिस्टिक। पेंटिंग से लेकर के मिट्टी का चीज बनाने से लेकर के कोई भी तरह का, और चाहे मोम का पुतला बनाइए, चाहे मिट्टी से पुतला बनाइए, चाहे ब्रश से बनाइए, नहीं बना हुआ, तुषार मैडम तुषार है उनके यहाँ चीज बना हुआ का, ये सब किस दायरे में आ जाते हैं? आर्टिस्टिक वर्क में आ जाते हैं। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, जिस चीज को हम सिनेमा या मूवी कह देते हैं या फिल्म कह देते हैं, ये बेसिकली इसका रियल नेम जो है वो सिनेमेटोग्राफिक। देखिए उसी से हमने सिनेमा ले लिया है और उसी का क्या ले लिया? बोलने में दिक्कत होता था टोग्राफिक, तो उसको बीच से क्या कर दिया? हम इंसान हैं, हम बड़े तेज हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं, तो या तो उसको हम सिनेमा बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं? फिल्म बोल देते हैं, मूवी बोलते हैं। पूरा नाम इसका है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, ये तो कोई भी नहीं बोलता है। तो इसी में आपके आगे जितने भी तरह का शॉर्ट फिल्म बनाया, लॉन्ग फिल्म बनाया, चाहे वो आपका कमर्शियल फिल्म हो, चाहे वो आपका जो है वो कोई आर्ट मूवी हो, वो सब इसी दायरे में आ गया। साउंड रिकॉर्डिंग, ये साउंड रिकॉर्डिंग और ये म्यूजिकल, इन दोनों में अंतर क्या? दोनों में बहुत सिंपल सा थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे जब आप कहते हैं कि म्यूजिक, तो उसमें आवाज भी शामिल है, लेकिन जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, कहीं पीछे से बजा कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, डुम 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 डुम, कुछ ऐसा हुआ? तो ये मैं जो कर रहा हूं वो किस कैटेगरी में आएगा? साउंड रिकॉर्डिंग में आएगा, जहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बट वेन यू आर रिकॉर्डिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, भले उसमें आपकी आवाज भी शामिल है, तो भी वो किस में चला जाएगा? म्यूजिकल में चला जाएगा। जहां पे सिर्फ जो है सिर्फ आपकी क्या है? आवाज है, वो किस में आता है? साउंड रिकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे सर इसका सही इस्तेमाल कहां? कोई मंत्र आपने पढ़ा, या कोई मंत्र, या कोई और तरह का चीज आपने बोला, या सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है वो कहीं कोई स्पीच जैसा चीज दिया जहां पे कोई म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो किस में आ जाएगा? साउंड रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। लेकिन साउंड रिकॉर्डिंग में वो चीजें नहीं आएंगी जो आपका जो है वो अनाउंसमेंट होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 1 2 3 4
जो यहां से चलकर वहां तक जाने वाली है, कहीं से चलकर कहीं तक अब नहीं जाएगी। तो ऐसा कोई भी चीज अगर है तो यहां भी तो सिर्फ क्या किया जा रहा है, लेकिन वो एक अनाउंसमेंट है, वो साउंड रिकॉर्डिंग के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि ये किसी को दिया जाने वाला सूचना है। ये नहीं बोलेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैं ही बोलूंगा, कोई और उसको बोल नहीं सकता है। अब कहना है कि अगर हम कॉपीराइट दे रहे हैं तो कॉपीराइट के केस में कुछ बातें आपको जाननी होगी, और वो ये है कि कॉपीराइट हमने कहा कि उस केस में भी मिलता है जिस केस में आपने कॉपीराइट को पब्लिश नहीं किया। करते हैं उसके बारे में बात, वो थोड़ा लंबा है, पहले इन दोनों चीजों को आप डन कीजिए फिर बात करेंगे। अब देखिए, हमने कॉपीराइट के बारे में कहा कि कॉपीराइट के जो ओनर होते हैं उनको राइट है कि उस चीज को वो क्या करेंगे, वो खुद प्रोड्यूस करेंगे या किसी को प्रोड्यूस करने का राइट देंगे। लेकिन कोई भी चीज कॉपीराइट के दायरे में सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब आपने अपने आइडिया को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने कंटेंट को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है टेंजिबल फॉर्म में, यानी कि दुनिया के सामने रख दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है, तो और उस चीज में ओरिजिनलिटी होना चाहिए तो मिलेगा। कहा कि ये किस किस एरिया में मिलता है, तो कहा गया कि लिखने पढ़ने की जितनी चीज है उसको लिटरेरी वर्क कहते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, चाहे वो आपका जो है वो स्टोरी का बुक ही क्यों ना हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो साउंड रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो और किसी भी तरह का आर्टिस्टिक वर्क क्यों ना हो, उसमें आपको क्या मिलेगा, कॉपीराइट मिलेगा। लेकिन कॉपीराइट को लेकर के दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर हमने किसी चीज को या तो पब्लिश कर दिया है तो कॉपीराइट लेने गए हैं, या हम कहते हैं कि पहले कॉपीराइट ले लेंगे तो पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करने का मतलब है दुनिया के सामने लाना। आपके दिमाग में बहुत शानदार आइडिया है, बहुत अच्छा जो है वो एक लिरिक्स है, बहुत अच्छा जो है वो स्टोरी है, या बहुत अच्छा बुक आपने जो है वो लिखा है। आप कहते हैं अगर हम ले करके जाएंगे दुनिया के सामने, पता नहीं कोई जो है वो आगे बढ़ करके कॉपीराइट ले ले, मुझे साबित करने में दिक्कत हो, तो पहले मैं कॉपीराइट लूंगा फिर इस बुक को रिलीज करूंगा, पहले मैं कॉपीराइट लूंगा फिर मूवी को क्या करूंगा, रिलीज करूंगा, पहले कॉपीराइट लूंगा तब जो है वो हनी सिंह का यो हनी सिंह कह रहे हैं कि पहले वो करके नहीं बोलते मुझे ये तो ये वो मर गया, वो बच गया तो मार दो, मर गया तो और मार दो, जैसे वो रैप करते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, जो भी करते हैं। कहा कि ऐसा कोई भी चीज है तो कहते कि पहले मैं इसको क्या करूंगा, कॉपीराइट लूंगा, फिर जाकर के जो है वो करूंगा, घूमता रहूंगा, मारता रहूंगा, पिटता रहूंगा, जो भी चीज करें। तो एक होता है पब्लिश्ड वर्क और एक क्या होता है, अनपब्लिश्ड वर्क। अब फिर इसमें बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है वो वर्क आपने जो है वो बहुत अच्छा बुक लिखा है लेकिन इंडिया में पब्लिश नहीं किया, और आप सोच रहे हैं कि जब तक उस पर कॉपीराइट लेंगे तब तक डिले हो जाएगा, क्यों ना बुक लिख लिया है तो इंडिया से बाहर उसको क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते, तब तक वहां पे रॉयल्टी कमाते हैं। यहां पे बड़ी जल्दी लोग नकल मार लेंगे, बाहर जो है वो इतने जल्दी लोग जो इन्फ्रिंजमेंट के बारे में नहीं सोचते, तो आपने सोचा वहां पब्लिश कर दें। या कोई और पर्सन थे वो इंडिया से बाहर के, तो उन्होंने पहले जो है वो इंडिया में इस चीज को पब्लिश कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया में जो है वो लोग जो है वो बेल्ले बैठे हुए हैं, मस्त जाएंगे और मूवी देखना शुरू कर देंगे। बहुत सारी मूवी आज के डेट में जो है वो वहां पहले रिलीज होने से पहले इंडिया में क्या कर देते हैं, इंडिया में जो है वो रिलीज कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है वो आपके जो है हॉलीवुड के मूवीज रहेंगे जो पहले इंडिया में रिलीज होते तब उस जगह पे क्या हो रहा है, रिलीज। अब यही चीज कह रहे हैं कि यहां जो इतने सारे सिचुएशन बन रहे, इन सिचुएशन में अगर हम कॉपीराइट के लिए आएंगे तो कैसे आएंगे। फिर कॉपीराइट आप लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपने जो है ये बुक जो लिखी है वो बुक जो है वो इस्लाम पे लिखा है, या हो सकता है ये बुक आपने गीता महाभारत या हिंदू के किसी जो है वो चीज पे लिखा है, और आपको डर बना हुआ है कि अगर मैंने पब्लिश किया तो या तो फतवा जारी होगा, या दिस दल वाले तो दैट दल वाले जो है वो क्या कर देंगे, वो जो है वो शुरू कर देंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम करना। अब ऐसे केस में आप बुक, और इसमें सही की बात है, कौन तो नसरीन नाम है, बांग्लादेश की लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उन्होंने जो है वो कुछ इस्लाम पे लिखा था, और उसके बाद फतवा जारी होने का तो लगातार भाग ही रही हैं, कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, और ऐसे करके कुछ और भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। तो इसमें राइट दिया गया, प्रोटेक्शन का राइट, कि आप चाहे तो बुक को रिलीज करें बिना अपने नाम को लिखे हुए करें। और इसका तो ये नहीं कि नाम पता नहीं रहेगा, कॉपीराइट ऑफिस में पता रहेगा लेकिन पब्लिक के उस बुक पे लिखा हुआ नहीं रहेगा। और भी चीजें हैं, कहा गया कि आपका नाम हो सकता है कि रियल नेम कुछ और हो, लेकिन आप अपने जो है वो डिफरेंट नेम से चीज को क्या करना चाहते हैं। जैसे अक्षय कुमार का असली नाम तो नहीं है अक्षय कुमार, लेकिन मूवी में जो राजीव बाटला नाम है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो अक्षय कुमार के नाम से ही जो है वो जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, दिलीप कुमार,
यूनुस खान उनका, या यूसुफ खान या यूनुस खान में से कुछ नाम है, इन्हीं दोनों में से, थोड़ा मैं भूल रहा हूं। तो लेकिन दिलीप कुमार के नाम से वो फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर है। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा हम इसमें भी करें तो कहा गया कि ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल आज की इकोनॉमिक लॉ की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।